गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 2 मार्च 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये जो दो टॉपिक है, मिनिएचर पेंटिंग वाला और जो प्रेसिडेंट रूल वाला, ये एक्चुअली कोई आर्टिकल नहीं है, ये कल की डिस्कशन का पार्ट है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसके अलावा आज जो हम लोग न्यूज़पेपर से करने वाले हैं वो रहेगा S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि रशिया से आने वाला है, आ चुका है, थोड़ा सा आधा आ गया है, आधा आने वाला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा विंड सोर फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यस पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को पूछ लेता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और भैया क्या लड़कियां नेचुरली मैथमेटिक्स में कमज़ोर होती हैं या कोई और रीज़न होता है, क्या परफॉर्मेंस रहती है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। अच्छा खासा आर्टिकल है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम में मेंस वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। चलिए, तो आज नंबर ऑफ आर्टिकल ज़्यादा दिखे नहीं मुझे, खैर। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबको बोलना चाहूँगा कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस भी दे दिया करो। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ भी सकते हो। जैसे कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, कल आपको मैंने मुराल पेंटिंग के बारे में बताया था और मैंने आपसे पूछा था कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब कई सारे बच्चों ने लिखा सर मिनिएचर पेंटिंग आप ही करवा दीजिए, मुराल हम आपने करवा दिया था, तो थोड़ा आई थॉट के चलो इसको ऐड कर देते हैं। मुराल पेंटिंग आपको पता ही है, जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं उनके ऊपर मुराल पेंटिंग होती है। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। यूजुअली जो हमारे पुराने टेम्पल्स हुआ करते थे, केव्स हुआ करती थी, वहाँ पे मुराल पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। अजंता, अलोरा, लेपाक्षी वगैरह में जाओगे आपको खूब सारी मुराल पेंटिंग देखने को मिलती है। मुराल पेंटिंग में आपको यूजुअली हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनका रेलेवेंस थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको। अब मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है मिनी पेंटिंग्स, छोटी वाली पेंटिंग जो होती है, जो यानी कि हम लोग जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, जो बुक्स पढ़ते हैं वहाँ पे जो है मिनिएचर पेंटिंग का यूज़ किया जाता है। छोटी पेंटिंग होती है, तो इसमें ब्रश का काम ही काफ़ी वो रहता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करा करो यार, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि प्यार, मोहब्बत और ज्ञान, नॉलेज जितना बांटते हैं ना उतना इंक्रीज होता है। तो प्यार मोहब्बत आप देते ही हो, थोड़ा सा नॉलेज भी शेयर कर दिया करो लोगों के साथ। खैर, तो मिनिएचर पेंटिंग आप जैसा कि देख सकते हो बुक्स वगैरह में है, और इन मिनिएचर पेंटिंग के अंदर जो ब्रश होता है जिससे हम लोग पेंट करते हैं, बहुत ही माइन्यूट, महीन सा होता है। तो इसलिए इसका जो काम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट वर्क होता है, ब्रश वर्क होता है। जबकि आर्ट जो मुराल पेंटिंग होती है उसमें इतना ज़्यादा डेलिकेट नहीं होता है। हैंडमेड होती है, ऑफ कोर्स, मशीन से तो आप नहीं बना सकते, हैंडमेड होती हैं। और जो कलर होता है, क्योंकि देखिए आजकल तो सिंथेटिक कलर आ गए हैं, फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं, उस समय तो नेचुरल कलर ही हुआ करते थे। तो प्योर गोल्ड, सिल्वर, मिनरल्स, वेजिटेबल्स, प्रेशियस स्टोन्स, इंडिगो वगैरह से जो है रंग निकाले जाते थे। शुरुआत जो हुई थी मिनिएचर पेंटिंग इंडिया में, वो 7th सेंचुरी AD में शुरुआत हो चुकी थी। बंगाल के अंदर जो पालास किंग हुआ करते थे, लेकिन इसे फेमस कब हुई, 17th सेंचुरी में वेस्टर्न हिमालय में, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ किंग्स हुआ करते थे, उन्होंने इसको काफ़ी फेमस कर दिया था। लेकिन लेटर ऑन डेक्कन इंडिया में राजपूत्स ऑफ राजस्थान और मुगल्स, इनके टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, खासकर मुगल्स के टाइम में, आफ्टर शाहजहां स्पेशली बहुत फेमस हो गया था ये पेंटिंग, ठीक है। और इसमें की जो थीम होती हैं, कई बार रिलीजियस थीम होती हैं, कई बार सेकुलर थीम होती हैं। डिज़ाइंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन थीम। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती है, थोड़ा आप इसको भी आराम से देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो कल वाले टॉपिक का कंटिन्यूएशन था। ऑल 5 S-400 रेजिमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय अर्ली 2024। देखिए, जो S-400 ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और ये रशिया के द्वारा बनाया गया अभी तक का द मोस्ट एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 2018 में इंडिया और रशिया के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। अराउंड $4.5 बिलियन के लगभग का वो अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 5 रेजिमेंट जो है वो इंडिया को डिलीवर की जानी थी, ठीक है। इनमें से कुछ डिलीवर हो चुकी हैं, बाकी जो बची हुई हैं वो अभी 2024 तक हो जाएंगी, ठीक है। एक तो ये आर्टिकल का बेसिकली मेन मुद्दा तो यही था, बाकी मैंने आपको बता दिया। अमेरिका के अंदर एक कानून है जिसका नाम है काटसा, CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है एनिमी थ्रू सैंक्शंस। द टू साइड्स हैड वर्कड आउट पेमेंट थ्रू द रूपी रूबल एक्सचेंज। देखिए, काटसा ये कहता है, मतलब अमेरिका का कानून ये कहता है, अगर कोई कंट्री इस तरह की डील करती है रशिया के साथ या फिर उन देशों के साथ जो अमेरिका के एडवर्सरीज हैं, तो उनके खिलाफ अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है। तो क्या इंडिया के खिलाफ भी अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा?
अब ये सोचने वाली बात है, मिस्टर ट्रंप ने तो कहा था कि मैं लगाऊंगा, अभी बाइडेन ने कहा है कि मैं नहीं लगाऊंगा। खैर, दबाव तो इंडिया के ऊपर बन ही रहा है, बट इंडिया के दबाव के बावजूद भी हम लोगों ने उनसे परचेज कर ही रहे हैं। जो पहला स्क्वाड्रन था S-400 का, वो 2021 में इंडिया में आ गया था। सेकंड जो स्क्वाड्रन था वो अप्रैल 2020 में आ गया था। ठीक है, अभी जो थर्ड स्क्वाड्रन है वो इस महीने आ सकता था, लेकिन अब तक आया नहीं है। मतलब डिलीवरी ना है, ऐसे कोई एकदम डिलीवरी नहीं होती है, छोटे छोटे हिस्सों में डिलीवरी होती है। तो ये जो थर्ड स्क्वाड्रन है, इसकी कुछ डिलीवरी हो चुकी है, कुछ बाकी है, और बाकी बचे हुए जो 2 स्क्वाड्रन है वो 2024 तक आ जाएंगे। हालांकि अमेरिका दबाव बना रहा है रशिया के ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी, बट फिर भी हम लोगों ने डील कर लिया है। तो ये बनता है पूरा मामला। S-400 के बारे में कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है। ये मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब समझते हो? देखिए, ये है मिसाइल सिस्टम और ये है एक बहुत लंबा चौड़ा ट्रक। तो ये आप इसको ट्रक पे रख के कहीं पे भी लेके जा सकते हो, इसलिए इसे मोबाइल कहते हैं। मतलब काफ़ी फास्ट मूवमेंट इसकी हो सकता है, कहीं पे जाकर इसको डिप्लॉय कर सकते हो। एक द मोस्ट एडवांस एंड द मोस्ट डेंजरस मॉडर्न लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम बनता है ये। ठीक है, चाइना भी इसको यूज़ करता है। चाइना ने भी इसको रशिया से ही परचेज किया है। मजे की बात यह है कि 600 किलोमीटर के डिस्टेंस तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, गाइडेड मिसाइल्स वगैरह को ये आराम से टारगेट कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। मतलब 600 किलोमीटर दूर से ही आइडेंटिफाई कर लेगा और अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एक साथ 300 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात है, ये सबसे एडवांस सिस्टम माना जाए। वैसे इसका नाम ट्रायम्फ भी है, ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, अमेरिका वाले इसको ट्रायम्फ कहते हैं। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर से जो मिसाइल्स निकलती हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है, 17,000 किलोमीटर पर आवर, यानी 14 मैक। मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड से 14 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, अभी इंडिया कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा है प्रेजेंटली हम लोग जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो 2 सिस्टम है। एक है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जो स्पाइडर डिफेंस सिस्टम है वो एक्चुअली हम लोगों ने इजराइल के साथ मिलकर ही बनाया है, और उसके अलावा हमारा जो देसी है लोकल वो है आकाश एयर डिफेंस। ये भी काफ़ी एडवांस है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं है, ये शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज है। ठीक है, लेकिन S-400 आने से लॉन्ग रेंज भी पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है भैया? सीधी सी बात है यार, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, दोनों तरफ से हमें डेंजर है, तो यस हमें तो चाहिए। तो इंडियन एयर फोर्स ने पहले ही S-400 की एक स्क्वाड्रन को पठानकोट के अंदर डिप्लॉय कर किया हुआ है। ठीक है, तो पठानकोट में डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह में अगर कोई अटैक किया जाता है चाइना के द्वारा तो उसको हम लोग यहाँ से हैंडल कर लेंगे। उसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर और पंजाब में अगर यहाँ पे कोई पाकिस्तान के द्वारा स्ट्राइक किया जाता है तो उसको हम लोग यहाँ से एंगेज कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे डाला है। दूसरा जो अपना सेकंड स्क्वाड्रन है वो हम लोगों ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे डाला है, ये चिकन नेक कॉरिडोर वो सब करके, ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर इसको हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है। बाकी के जो 3 स्क्वाड्रन हैं अभी वो भी ऑफ कोर्स अलग अलग जगह पे उसको हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो है चाइना की हेल्प से काफ़ी एडवांस डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, और चाइना तो इसको यूज़ कर ही रहा है, आपको पता ही है 400 को। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी सोचने की बात है नहीं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 4 पॉलिटी वाले सेक्शन से, मोस्टली स्टूडेंट ने इसका आंसर बिल्कुल सही ही दिया है। जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आप लोग ये वाला डिस्कशन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेजिडेंट्स रूल। तो इसमें आपका आंसर आ जाता है 1 और 3। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल होते ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसोल्व हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज ऑल्सो, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा, तो भाई आप स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को डिसोल्व थोड़ी कर दोगे, 6 महीने के बाद फिर से इलेक्शन थोड़ी ना करवाओगे। तो इसलिए यूजली इसको डिसोल्व नहीं किया जाता है, कुछ समय के लिए वो डोरमेंट हो सकती है, उससे पावर वगैरह छीनी जा सकती हैं। जब प्रेसिडेंट रूल वहाँ से हटता है तो उसको दोबारा से उसको रिस्टोर किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। द प्रेसिडेंट रूल इम्प्लाइज, क्या मतलब होता है प्रेसिडेंट रूल का? द सस्पेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसे पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद भी वो पुलिस में तो होता है ना, आधी सैलरी आती है या नहीं भी आती है, लेकिन है तो अभी भी पुलिस फोर्स में, हटाया नहीं है।
थोड़े समय के लिए सिर्फ सस्पेंड किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाता है एंड इम्पोजिशन ऑफ द डायरेक्ट रूल ऑफ द सेंटर के द्वारा रूल किया जाता है। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 356 है उसके तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल मस्ट, ये वर्ड ध्यान देना है, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से भी करोगे तो काम चल जाएगा। एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है इसको, लेकिन 6 महीने के बाद भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो हर 6-6 महीने के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो रहेगा वो 3 साल रहेगा। 3 साल के बाद आपके इलेक्शन कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे। तो ये जो है कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम देखते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह होते हैं स्टेट के, जो एडवाइजर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, वो सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम उस समय करते हैं। मतलब जो IAS ऑफिसर्स होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं इनके हाथ में काफ़ी पावर आ जाती है उस टाइम पे, क्योंकि ये सब कुछ संभालते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ईदर सस्पेंड और डिसोल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसोल्व भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डिसोल्व हो गया तो दोबारा इलेक्शन होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन सस्पेंड होगा तो दोबारा इलेक्शन होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं। और जब प्रेसिडेंट रूल को हटाना होता है, रिवोक करना होता है, तो इसे कभी भी रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि दोबारा आपको लोकसभा राज्यसभा में नहीं जाना पड़ेगा। आप आराम से एक ऑर्डर पास कर दीजिए, वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कर लेते हैं, अपने सीधा न्यूज़पेपर से ही करते हैं। देखिए क्योंकि देखिए इसमें इकोनॉमी की बहुत सारी टर्म्स यूज़ हुई हैं, सोशल मार्केट के रिगार्डिंग बहुत सारी टर्म, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल एंड ऑल दैट, ऐसी टर्म को मैं यहाँ पे मेंशन ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा कि सोशल वेलफेयर एंड द कैपिटल मार्केट क्या होती है। अब आपने भाई इकोनॉमिक सर्विस का पेपर तो देना नहीं है, सिविल सर्विसेज का पेपर देना है, जिसके लिए आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन मिल गई है सेबी की तरफ से कि वो सोशल एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज को भी बना सकता है। तो इंडिया में एक नया स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च होगा, ऑफ कोर्स इसके बाद में आर्टिकल वगैरह आएगा, उसको हम लोग करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाटा का एग्जांपल लिया। टाटा एक कंपनी है जिसने सेबी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड करवाया हुआ है। जब भी टाटा कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो अपने शेयर्स वो रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक होती है, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हम लोग उन शेयर्स को परचेज करते हैं, ठीक है, और वो शेयर फिर बाद में टाटा कंपनी को मिल जाता है। ऐसा ही तो होता है ना। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, पैसे का जुगाड़ करने का एक तरीका होता है, कैपिटल मार्केट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो फॉर प्रॉफिट होती हैं। लेकिन ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि सोशल सेक्टर में काम करती हैं। अब टाटा तो सोशल सेक्टर में काम नहीं करती, टाटा तो स्टील बना रही है, टाटा तो नमक बना रही है। सोशल सेक्टर का मतलब ये है हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, promoting education, employability, equality, empowerment of the women and the LGBTQA, environmental sustainability, नेशनल हेरिटेज की प्रोटेक्शन करनी है भैया, ठीक है, डिजिटल डिवाइड को दूर करना है। ये सारे के सारे सेक्टर सोशल सेक्टर होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन सेक्टर्स में काम करती है, पैसा तो उसको भी चाहिए, है ना। कितने सारे एनजीओ वगैरह वगैरह हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। अब इनको पैसे का जुगाड़ कैसे होगा? अभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्राइवेट डोनेशंस लेते हैं। अभी स्टॉक मार्केट टाइप का कोई प्रोविजन के लिए है नहीं, अभी सेबी ने अलाउ कर दिया है। तो ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही हैं इसके अंदर, जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे का जुगाड़ कर सकते हैं और अपने फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपना जो कार्रवाई करते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। ये है पूरा मामला सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं जैसे टाटा वगैरह, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मान लो कांग्रेस या कुछ भी, या जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम लोग एफपीओ के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर काम करती हैं, हाउसिंग कंपनीज वगैरह होती हैं, इसे हम लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करेंगे।
सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे जो स्पेशली इन कामों को करती हैं, ये वाला। ठीक है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि हाउ डू एनपीओज यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेज मनी, तो इसके लिए होता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली डोनेशंस पे काम करता है। तो म्यूचुअल फंड वगैरह जो होते हैं ना, वो इनको डोनेशंस देते हैं, तो डोनेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, तो उसके तरह ये पैसा जो है मिलता है। कई बार लोग जब इनको फंडिंग देते हैं तो जैसे 5 साल की मैच्योरिटी के बाद देते हैं, तो इसके भी अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। कभी कभी इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट रेट पे नहीं करते हैं, कभी कभी प्रिंसिपल पे नहीं करते हैं, खाली इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। उतना डिटेल में जाने की आपको कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही करवाऊंगा आपको, इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आप में इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे, तो जिससे बनना नहीं है। ठीक है, और इसमें और ज़्यादा रिसर्च की रिक्वायरमेंट भी है अभी। तो लेट्स होप के फ्यूचर में कुछ ना कुछ आर्टिकल वगैरह यहाँ पे और आए तो हम इसको ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा बहुत। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द विंडसोर फ्रेमवर्क। देखिए, आर्टिकल आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, विंडसोर फ्रेमवर्क वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए आपको पूरा विंडसोर फ्रेमवर्क की आप डिटेलिंग में जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिया का कोई कंसर्न नहीं है, इंडिया इसमें कोई पार्टी नहीं है, तो ज़्यादा हमें इमोशनल होकर ज़्यादा अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इंडिया जहाँ पे पार्टी होता है, यस, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। देखिए, मामला आपको क्या है, मैं हल्का सा बता देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर समय है तो आप अंदर पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये है आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है। ये है यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है। और ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये है नदर्न आयरलैंड। ठीक है, नदर्न आयरलैंड भी जो है यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड आता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन टाइप का आपको नजर आ रहा है, ये नदर्न आयरलैंड है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। समझ गए आप लोग? अब देखिए क्या हुआ पूरा खेल। पहले क्या होता था, यूनाइटेड किंगडम वाज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या होता है, सिंगल मार्केट होती है, यानी कि वहां पे जो टैरिफ्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो सामान वगैरह जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है, कोई चेकिंग वैकिंग ज़्यादा नहीं होती है, टोल टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है। ठीक है, एज अ डोमेस्टिक मार्केट के तौर पर ही उसको यूज़ किया जाता है। अब जब भैया आयरलैंड और ब्रिटेन ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी, आप आराम से सामान लेके जाइए, इधर से लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ब्रेग्जिट हुआ और यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, लेकिन आयरलैंड आज भी यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है। अब दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई कि अगर कोई सामान यूनाइटेड किंगडम से नदर्न आयरलैंड के अंदर आता है और नदर्न आयरलैंड से फिर वो आयरलैंड के अंदर जाता है, तो यहाँ जो बीच में बॉर्डर एरिया होता है, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, जो कि पहले नहीं थी, क्योंकि यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। लेकिन अब तो लगाई जाएगी। जब कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है तो सामान वगैरह आपका काफ़ी महंगा हो जाता है, और ये बॉर्डर में ना इतनी चेकिंग भी नहीं हो पाती है। तो इस तरह के बहुत सारी दिक्कत यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, अभी इन्होंने क्या जुगाड़ निकाला है, एक एग्रीमेंट किया है जिसे हम लोग विंडसोर फ्रेमवर्क कह रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने ये अग्रीमेंट किया, ये जो ग्रीन लाइन है आपको नजर आ रही है, ग्रीन लाइन के थ्रू यूनाइटेड किंगडम से सामान नदर्न आयरलैंड के अंदर जाएगा, लेकिन जो रेड लाइन है इसके थ्रू सामान यूनाइटेड किंगडम से आयरलैंड के अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन नदर्न आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। मतलब जो ग्रीन लाइन के थ्रू सामान आएगा उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी, आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि तो सिंगल कंट्री है। लेकिन जो इसके थ्रू आएगा, यहाँ पे सामान की चेकिंग होगी। अब इन्होंने अलग अलग सामान की चेकिंग, जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो फार्मर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा चेकिंग नहीं है। जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर चेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो ये कुछ कुछ जुगाड़ इन्होंने अभी निकाला है। और अगर आप आयरलैंड की कहानी जाते हो बहुत पहले, तो इसकी 1960s में बहुत हंगामा हुआ था। नदर्न आयरलैंड के अंदर
देखिए 1921 के अंत की बात है वैसे तो ये। 1921 के अंदर कुछ इलेक्शंस वगैरह यहाँ पे हुए थे, कुछ रेफरेंडम वगैरह हुआ था, जिसमें आयरलैंड एक सेपरेट कंट्री बन गया था, लेकिन नदर्न आयरलैंड वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटेन ओनली, यूनाइटेड किंगडम ओनली। नाउ व्हाट हैपेंड इन 1960s पॉलिटिक्स के तहत क्या हुआ, नदर्न आयरलैंड के अंदर दो ग्रुप बंट गए। एक ग्रुप सपोर्ट करता था आयरलैंड को, दूसरा ग्रुप सपोर्ट करता था यूके को। तो यूके वाले जीत गए वहां पे, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे अपनी पार्टी बनाई और अपना एजेंडा फिक्स कर लिया। लेकिन आज भी यहाँ पे आयरलैंड को सपोर्ट करने वाले लोग रहते हैं। तो इसे यूनाइटेड किंगडम डरता है कि अगर बाई चांस उसने कोई हार्श एक्शन लिया तो यहाँ पे दोबारा से वायलेंस हो सकता है। 1960 से शुरू होकर 1990s तक खूब सारे वायलेंस हुए, 2-4 हज़ार लोगों की डेथ भी यहाँ पे हुई, अनफॉर्चुनेटली बहुत राइट्स वगैरह हुए थे। लेकिन बाद में मामला सुलट गया और अभी ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का पार्ट है, आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो इनके बीच में कुछ हंगामा वगैरह हुआ है, बट एनीवेज अभी इन्होंने प्यार मोहब्बत से इसको सोल्व कर लिया है। लेट्स सी आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। बट आपको विंडसोर फ्रेमवर्क के बारे में इतना आइडिया काफ़ी है। किस चीज़ से रिलेटेड है, ट्रेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये देखिए आयरिश जो सी है इसके थ्रू जो है आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया भी वैसे यहाँ पे कोई पार्टी है नहीं। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द इंसर कर लिया हम लोगों ने। फेजिंग आउट द लाइन मैथ इज नॉट फॉर द गर्ल। आपने बचपन में स्कूल में जाते होंगे, अपनी फैमिली में भी, समाज में भी, या बैठते उठते हो, आपने लोगों को ये बात कहते सुना होगा कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं। बहुत बार खुद गर्ल्स को भी आपने कहते हुए सुना होगा कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, क्योंकि एक सोशल थिंकिंग ऐसी बन गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि लड़कियां मैथमेटिक्स में कमज़ोर होती हैं। ये आपने सुना होगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो एक डिबेट का मुद्दा है, वो रिसर्च का मुद्दा है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। उस पर ज़्यादा कमेंट्री मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे। ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, ओपिनियन से सच्चाई नहीं बदलती है। फैक्ट्स जो है वो रियल चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। एक यूजली पैटर्न देखा गया है कि जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर गर्ल्स के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, ऐसा देखा गया है। देखिए, अभी एक इंडिया में सर्वे हुआ था, एसर सर्वे। एसर सर्वे ने भी यही पाया कि जो बॉयज़ होते हैं वो लड़कियों के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स में सिग्निफिकेंट मार्जिन से आउट परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जो रीडिंग स्कोर होता है, यानी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो रीडिंग स्कोर होता है, वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा। अगर आप नदर्न स्टेट्स की बात करो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, नदर्न स्टेट्स की बात करो, यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स से काफ़ी आगे हैं मैथमेटिक्स में। जबकि अगर आप सदर्न स्टेट्स की बात करते हो, खासकर तेलंगाना वगैरह में, वहाँ पे गर्ल्स बेटर परफॉर्म करती हैं लड़कों से मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है भैया एबिलिटी में दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि लड़कियों में दिमाग कम होता है, वो मैथमेटिक्स, तो दिमाग का तो वैसे से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ह्यूमैनिटी में भी बहुत दिमाग लगता है, ठीक है, इकोनॉमिक वगैरह वो ऑल दैट। अगर आप जनरली ट्रेंड देखो एक तरह से, जैसे जो कुछ वीमेन डोमिनेटेड जो एरियाज़ हैं, नर्सिंग है, प्राइमरी टीचर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादातर गर्ल्स देखने को मिलती हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में जाते हो, जहाँ पे मैथ इंटेंसिव या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर कंपैरेटिवली बॉयज़ नज़र आएंगे, बहुत कम वहाँ पे आपको गर्ल्स नज़र आएंगी। और ये पैटर्न सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पैटर्न डेवलप्ड कंट्री में भी है, ठीक है, जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को अपना करियर चुनने की पूरी सुविधा होती है। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें, स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें, अब देखो, चलो इंडिया में क्या रहता है, इंडिया में पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है, गर्ल्स होते हैं वो ह्यूमैनिटी पढ़ेंगी या मेडिकल करेंगी। अब मेडिकल तो बहुत महंगा होता है, अब हर कोई तो नहीं करवा सकता भैया, रिचेस्ट लोग ही मेडिकल करवाते हैं अपने बच्चों को। यूजुअली क्या रहता है, गर्ल्स जो हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटीज़ में जाती हैं, और बॉयज़ जो हैं वो इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट भी तो है ना, लड़कियाँ पराया धन है, तो भाई अगले घर चली जाएगी तो हम क्यों इन्वेस्ट करें। ऐसे लोग भी हैं समाज में अभी भी बहुत सारे। तो इंडिया में चलो मान लेते हैं कि बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो उनको फैमिली की तरफ से तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चले जाते हैं। गर्ल्स को उतना सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता इंडिया में। स्कैंडिनेवियन कंट्री की अगर बात करो, जहाँ पे पूरी तरह से जेंडर इक्वलिटी होती है, वहाँ पे पेरेंट्स कोई सब किसी को भाई कोई ना कोई किसी को सपोर्ट करता, ना किसी को कोई अपोज करता है। जो करना चाहे बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है अपने लोकल लोगों के लिए।
तो जब एजुकेशन फ्री होगी तो फिर तो पेरेंट्स क्यों रोकेंगे टोकेंगे, तो वहाँ पे वैसे भी जेंडर इक्वालिटी है। इन कंट्रीज के अंदर भी ये देखा गया है जहाँ पे स्टूडेंट फ्रीली करियर चूज कर सकते हैं। गर्ल्स जो हैं वो मोस्टली ह्यूमैनिटीज में जाती हैं, बॉयज जो हैं वो ज़्यादातर मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग जो है इस बैकग्राउंड में जा रहे हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज का भी फिनोमिना है, डेवलपिंग कंट्रीज का भी फिनोमिना है, राइट। अब वो क्यों है इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया, रिसर्च एंड ऑल दैट वो सब चलेगा। कुछ लोगों का ये मानना है, वो गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, कि जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जो एक इनहेरेंट नेचर होता है, राइट, वो ऐसा होता है कि जो मेल होते हैं, मेल दे आर लेस इमोशनल। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन तो हर जगह होती हैं, बट ऑन एन एवरेज यू कैन से बॉयज आर लेस इमोशनल, ज़्यादा इमोशन शो नहीं करते हैं। तो दैट इज वाई मेल आर मोर इंटरेस्टेड इन मशीन्स एंड थिंग्स, क्योंकि ये इनको इमोशन की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि जो फीमेल रहती हैं, फीमेल आर मोर इंटरेस्टेड इन पीपल रिलेशंस, ठीक है। तो जो इसके रिगार्डिंग जो प्रोफेशंस होते हैं दे आर फीमेल डोमिनेटेड, जो यहाँ के रिगार्डिंग प्रोफेशंस होते हैं दे आर मेल डोमिनेटेड। हालांकि ऐसा सच्चाई नहीं है, यस कुछ एक्सचेंज इधर से उधर हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि रिसर्च चल रही है, अभी किसी को कुछ एग्जैक्टली इसके बारे में आइडिया है नहीं, लेकिन एबिलिटी का सवाल नहीं है, एबिलिटी का सवाल बिल्कुल भी नहीं है। देर आर वीमेन नोबल लॉरिएट्स ऑल्सो, जिनको फिजिक्स में मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ है नहीं, एबिलिटी का पूरा खेल है नहीं। वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जिस तरह से पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बॉयज़ को, क्या मैथमेटिक्स में जाइए, तो इंडिया में तो साफ साफ पैटर्न नज़र आता है। लेकिन सदर्न स्टेट्स में क्यों ऐसा हो रहा है भाई? सदर्न स्टेट में तो गर्ल्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं बॉयज़ को, ठीक है। इसका मतलब एबिलिटी का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि दिमाग कम है और यानी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। तो ये कारण क्या है? अगर एक दो कारण के बारे में इन्होंने बात किया है, इन्होंने कहा है कि भाई देखिए, एक सोसाइटी के अंदर ना एक ऐसी धारणा बन जाती है, और धारणा ये बन गई है दैट साइंस एंड मैथ आर मेंट फॉर द बॉयज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज आर फॉर द गर्ल्स। ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है। ये हमारे पेरेंट्स के द्वारा भी, हमारे रिलेटिव्स नेबर्स के द्वारा भी, इवन हमारे स्कूल टीचर्स के द्वारा भी पुश किया जाता है। मेरे स्कूल में, मेरी क्लास में, व्हेन आई वाज इन स्कूल 8th और 9th स्टैंडर्ड, एक लड़की हुआ करती थी मेरे ही गांव से, उसका नाम था पूनम। शी वॉज सो इंटेलिजेंट, शी वॉज सो ब्रिलियंट इन मैथमेटिक्स। मतलब टीचर ने सवाल पूछा नहीं और आंसर पहले तैयार होता था, और हम ऐसे बैठे बैठे सोचते रहते थे क्या होगा क्या नहीं होगा। शी वॉज सो ब्रिलियंट, और उसको टीचर्स के द्वारा डिस्करेज किया जाता था कि तुम मैथमेटिक्स मत पढ़ो, गर्ल्स का प्रोफेशन नहीं है। ऐसा आपने भी अपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा। तो स्कूल टीचर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, पेरेंट्स वगैरह, वो एक धारणा यहाँ पे गलत बन गई है, और ये हमारे पब्लिक पॉलिसी के द्वारा भी आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इवन हमारा जो एनसीईआरटी है, हमारे पास जो ईसीई है, फ्रेमवर्क फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये लोग भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि यस हमारे यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी है, इसको दूर करना है। कैसे करेंगे? उसके अंदर आपको सबको इंक्लूड होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी इंक्लूड होना पड़ेगा, रिलेटिव्स को भी इंक्लूड होना पड़ेगा, इन जनरल इन सोसाइटी, और हमारे स्कूल टीचर्स की जो प्रॉपर ट्रेनिंग करा है। क्योंकि जो जेंडर स्टीरियोटाइप हम लोगों ने बना रखा है दैट मैथ इज नॉट फॉर द गर्ल्स, इसको तोड़ना पड़ेगा। स्कूल लेवल पे भी, सोसाइटी लेवल पे भी, और हाउस होल्ड लेवल पे भी अपने पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। कल को हम भी पेरेंट्स बनेंगे, हमें भी ये समझना पड़ेगा। जो बच्चे का मन करे आप उसको आराम से पढ़िए, कभी बच्चों को ये मत बताइए कि गर्ल का प्रोफेशन है, बॉयज़ का प्रोफेशन है, वो गलत है। उसको अपनी रास्ता खुद चूज़ करने दो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में जाए वो भी बिल्कुल सही है, चाहे वो मैथमेटिक्स में जाए वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ह्यूमैनिटी वाले दुनिया चेंज करते हैं, ह्यूमैनिटी वाले, और जो साइंस और मैथमेटिक्स वाले होते हैं वो प्रोफेशंस चेंज करते हैं, राइट। आप कार्ल मार्क्स को देख लीजिए, जितने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, फिलोसफर्स रहे हैं, जिन्होंने हमेशा दुनिया को एक नया रास्ता दिया है ना, दे वर ऑल फ्रॉम द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड्स। एरिस्टोटल और वो सब आप किसी को भी देख लीजिए, ठीक है। तो सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा कम होगा, इट डजेंट मैटर। अगर आप अपने फील्ड में एक्सेलेंट हो, ब्रिलियंट हो, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, ठीक है। आप जो है निकल जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यहाँ पे कहा गया है, तो ये थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। और ये जो चीज़ मैंने आपको बोली हैं, ये जो है इनका पर्सनल व्यू पॉइंट भी है,
तो कुछ इन्होंने फैक्ट इंक्लूड किए हैं, कुछ इन्होंने अपना ओपिनियन इंक्लूड किया है। बाकी अपनी तरीके से देख सकते हो। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।